कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, आबिद भाई आप मुसलमान होके हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की, तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये कौन सा इंसाफ है? आबिद अली सिर्फ जुबान से दिवाली को विश नहीं कर रहा। अच्छा। या ऐसे ही नहीं कह रहा दिवाली, आबिद अली दिवाली का प्रॉपर सरप्राइज आपको करके दिखाएगा। और अच्छा। आप हैरान हो जाएंगे, बड़ा मजे का सरप्राइज क्या है दिवाली पे। आबिद अली दिवाली कहीं इंडिया में जाके तो नहीं सेलिब्रेट करने लगा? ये अभी बता देखिए दें। ये तो आपको दिवाली वाले दिन पता चलेगा कि आबिद अली वाघा बॉर्डर के उस तरफ है हिंदुओं के साथ, या वाघा बॉर्डर के इस तरफ है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर अनाउंस किया है। इवन के हिंदुस्तान ने उधर अपनी फोर्सेस भी उतारी, अपने टैंक भी उतारे। और मैं उधर ये बात कर, जो टर्नल उधर बन रहे हैं या उधर जो ब्रिज बन रहे हैं, जो सब उस ब्रिज का फायदा किसको है, कभी ये भी गौर कीजिए। उस पर सिर्फ हिंदू ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ सिख ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ क्रिश्चियन ने सफर नहीं करना, या उस पर सिर्फ मुसलमान ने सफर नहीं करना। आपको आइडिया होना चाहिए कि उधर रहता कौन है, ज्यादा मुसलमान है, तो मुसलमान को फायदा मिलना है उसकी डेवलपमेंट से। कश्मीरियों को फायदा चौधरी साहब मैं इधर ये पूछना चाहूंगा, ये कौन सा जहाद है कि जिसमें आम सिविलियन को, आम अवाम को, आम वर्कर को चुन चुन के मारा जा रहा है? किस किस्म का जहाद है चौधरी साहब? ये माइक जो आपने पकड़ा हुआ ना, ये माइक लेके जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, ये लेके जाए नवाज शरीफ के पास, ये माइक लेके जाए आप जरदारी के पास, उनसे ये बात पूछेंगे। कश्मीरी मुसलमान ये कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए लेकिन कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। हमें जो 76 साल से चूरन दिया जा रहा है, जो हमें चूरन फक्की बेची जा रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीर के मुसलमान और लीडर है जो कह रहा है कश्मीर पाकिस्तान कभी नहीं बने। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि यूरोप और अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुके हुए हैं, अब उनसे बाइकआउट कर देंगे। अब हिंदुस्तान को पता चलेगा कि इसने अमेरिका से टक्कर ली। और ये किस किस्म का बाइकआउट है कि स्पेन भी हिंदुस्तान से डील कर रहा है, जर्मन भी आके हिंदुस्तान से डील कर रहा है, हिंदुस्तान के पास 50-50 लोग अपने लेके आ गए हैं। ये किस किस्म का बाइकआउट है? हमारा मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा कि स्पेन के वजीर आजम आए हिंदुस्तान में, उन्होंने प्लेन के ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग की, एग्रीमेंट हो गए, साइन हो गए, जर्मन के चांसलर आए हिंदुस्तान में, ये क्यों नहीं बता रहा हमारा मीडिया? और केरला में एक मंदिर में कोई फेस्टिवल हो रहा था जहाँ पे कोई एक पटाखों का सिलसिला था, एक साइड पे कोई सिलसिला था, तो वो पटाखे कोई हुआ है उधर, वो सारे ही तबाह हो गया, सारे उधर बमबारी शुरू हो गई, मतलब पटाखे फट गए सारे। तो अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि दिवाली उनकी दिवाली है, आने वाली है दिवाली, अब वो 150-200 फैमिली डिस्टर्ब हो गई, उनकी दिवाली डिस्टर्ब हो गई। तो मैं इसलिए कहता हूँ चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे शबरात हो, उसे बड़े तरीके से आप मनाएं, आप पटाखे चलाएं, आप अपने मजहबी त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं, लेकिन सेफ साइड बना के कि किसी इंसान की जान ना जाए, कोई डिस्टर्ब ना हो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज के इस प्रोग्राम में आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि इंडियन आर्मी ने कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन आसान के नाम से। और ये मैं समझता हूँ हिस्ट्री में बहुत ही कम ऑपरेशन ऐसे होंगे, बाकायदा तौर पे इंडियन आर्मी ने अपने टैंक कश्मीर में उतार दिए हैं और 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर तकरीबन 3 से 4 जो दहशतगर्दी हैं उन्हें मार भगाया है, मार लटाया है। इसके ऊपर आबिद भाई से बात करेंगे कि क्या कश्मीर में कुछ बड़ा चेंज होने जा रहा है, कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से? मैं ये समझता हूँ हिस्ट्री में ये रेयर, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि प्रॉपर इंडियन आर्मी ने अपने टैंक उतार दिए हैं और ये बाकायदा कह दिया कि भाई अब हम दहशतगर्दों को खत्म करके ही सांस लेंगे। जो सब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का जो टॉपिक है ना, एक तो ये सेंसिटिव होता है और दूसरा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर बात करेंगे और आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है कि इसके ऊपर हम लोग क्या बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की, देखिए हिंदुस्तान में दिवाली स्टार्ट होने वाली है, तो उसके ऊपर हिंदुस्तान में जितने भी मजहब हैं उन सबको दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा अहम जो है वो मेरा प्यारा पाकिस्तान में जितने भी हिंदू कम्युनिटी है, जितने भी हिंदू रहते हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इधर आपसे एक और बात करना चाहूंगा। आप लोग कहते हैं या कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, आबिद भाई आप मुसलमान होके हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की। आप मेरा व्हाट्सएप चेक कीजिए, अरे व्हाट्सएप तो छोड़ो, हमारी जो ईद पे वीडियो आई थी, आप उन वीडियो के नीचे हजारों कमेंट चेक करें, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है,
चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे वो सिख है, लेकिन उन्होंने ईद मुबारक आबिद अली भाई पाकिस्तान को ईद की मुबारक दे रहे हैं, हमें उनकी खुशियों की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा कानून है चोई साहब? जबरदस्त हो गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की है। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि भाई गिव एंड टेक होता है कि हम इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। ये चोई साहब एक और चीज, आबिद अली सिर्फ बातें नहीं करता, आबिद अली करके भी दिखाता है। अच्छा। और ये तो आपको दिवाली वाले दिन पता चलेगा कि आबिद अली ने जो जो बातें की हैं वो करके दिखाएंगे। अच्छा, कि नहीं कोई दिवाली वाले दिन बड़ा सरप्राइज देना चाह रहे हैं। देखें, ये तो दिवाली वाले दिन ही पता चलेगा कि आबिद अली वाघा बॉर्डर के उस तरफ है, हिंदुस्तान वाली साइड पे, या पाकिस्तानी वाली साइड पे है। आबिद अली इंडिया विजिट करने जा रहे हैं, यानी कि दिवाली आप इंडिया मनाएंगे। आप नहीं, जो सर सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए, ठीक और है। आपको भी पता है सरप्राइज क्या है, ठीक है। और ये दिवाली वाले दिन ही सरप्राइज खुले तो वो ज्यादा बेहतर बड़ी है। अच्छी बात है। और मैं ये जानता हूँ एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, आप लोग देख के डेफिनेटली खुश होंगे। आबिद भाई टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, मैं भी मुबारकबाद देता हूँ दिवाली की। टॉपिक पे आते हैं, कश्मीर का टॉपिक आप कह रहे थे, आपने अभी अपनी इंट्रो में ये चीज बताई है कि कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर नाउंस किया है, इवन के उन्होंने अपने टैंक जो हैं वो कश्मीर में उतार दिए हैं। लेकिन आपने इधर पूरी चीज नहीं बताई, और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो ऑपरेशन क्यों नाउंस हुआ है, वो टैंक उस जगह पे क्यों उतार दिए गए हैं। आपको आइडिया कि जिस जगह पे, जिस एरिया में ये ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पे ये टैंक उतार दिए गए हैं, उधर क्या हुआ है? उधर ये हुआ है कि उधर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की फोर्सेस के लोग, आम सिविलियन, इवन के वर्कर, उन्हें चुन चुन के गोलियां मार दी गई। तो उस चक्कर में, उस वजह से उधर टैंक उतारे गए हैं, उधर अपनी फोर्सेस उतारी गई हैं। और वो क्यों उतारे गए हैं टैंक? देखें, वो लोगों को क्यों मार रहे थे? एक्चुअली मेन जो वजह थी वो ये थी कि उधर उस जगह को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा था, उधर ब्रिज बन रहे हैं, उधर बहुत बहुत बड़े काम हो रहे हैं, टनल का काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं उन जगहों पे। तो उनकी यही कोशिश थी कि कश्मीर तरक्की ना कर सके। उधर उनके जो वर्कर थे, जो वो ब्रिज बना रहे हैं, टनल जो बना रहे हैं, उन्हें चुन चुन के गोलियां मार दी गई कि कश्मीर तरक्की ना कर सके, कश्मीर पूरी दुनिया में कामयाब ना हो सके, कश्मीर डेवलप ना हो सके। इसलिए फिर हिंदुस्तान ने उधर अपनी फोर्सेस भी उतारी, अपने टैंक भी उतारे। और मैं उधर ये बात कर, जो टनल उधर बन रहे हैं या उधर जो ब्रिज बन रहे हैं, जो सब, उस ब्रिज का फायदा किसको है? कभी ये भी गौर कीजिए। उस पर सिर्फ हिंदू ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ सिख ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ क्रिश्चियन ने सफर नहीं करना, या उस पर सिर्फ मुसलमान ने सफर नहीं करना। आपको आइडिया होना चाहिए कि उधर रहता कौन है? ज्यादा मुसलमान है, तो मुसलमान को फायदा मिलना है उसकी डेवलपमेंट से। लेकिन चौधरी साहब, मैं इधर ये पूछना चाहूंगा, ये कौन सा जहाद है कि जिसमें आम सिविलियन को, आम अवाम को, आम वर्कर को चुन चुन के मारा जा रहा है? किस किस्म का जहाद है चौधरी साहब? ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, इधर एक चीज मैंने नोट की है गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह 1 साल से, कि अब इंडिया कश्मीर के मामले में भी, ये जो वहाँ पे हादसे होते हैं, अटैक होते हैं, हमले होते हैं, उसने भी सच पाकिस्तान के आगे आगे ये नहीं कह रहा था जी आप ये कर रहे हैं, या यूनाइटेड नेशन में जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर रहे हैं, वो अपने आप को बेहतर करते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई है, नई पॉलिसी है ये। उनकी पॉलिसी है कि अब हमने ये नहीं कहना कि कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है तो हम पाकिस्तान को कहें या हम फला को कहें, यूनाइटेड नेशन में जाके जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, इस तरह उनकी अब पॉलिसी है कि हमने नहीं कहना कि पाकिस्तान को कि ये हो गया वो हो गया, अब हम खुद अपनी सेफ साइड बनाएंगे, अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। और उन्होंने वो करके दिखाया। देखिए, इस तरह के, अगर आप बड़ी बात करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है, वजीरिस्तान में होती है, या हमारे ऊपर अफगानिस्तान दहशतगर्दी करता है, तो हमें भी कहना छोड़ देना चाहिए, हमें करके दिखाना चाहिए हिंदुस्तान की पॉलिसी की तरह कि हिंदुस्तान ने अपने घर को अपने आप को महफूज करना है। अपनी सिक्योरिटी किस लिए है? अपनी फोर्सेस किस लिए है? अपने टैंक किस लिए हैं? अपने बम किस लिए? कि यार हम अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकते? नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि बजाय मैं इल्जाम लगाऊं आबिद अली ने मेरे घर में चोरी कर ली, आबिद अली ने ये मेरा फ्रॉड कर लिया, भाई मैं अपने घर में सिक्योर करूं, खुद को, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाऊं, अपने आप को बेहतर करूं, ये लॉजिकल बात है। अच्छा आबिद भाई, इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और पाकिस्तान से जो लोग सुन रहे हैं, खासतौर पर हमारे मीडिया से या ओवरऑल, बड़ी उनके लिए सोचने वाली बात है। हमें ये 76 साल से बताया गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडियन कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं। उनके बड़े पॉलिटिशियन उमर अब्दुल्ला नाम है, आज से 7-8 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे, आप हंसे सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बोला अटैक हुआ और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई जो मर्जी हो जाए, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये एक इंडियन कश्मीरी, ये कश्मीरी कह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, एक मुसलमान ये कह रहा है। जो साहब, इसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन ये माइक जो आपने पकड़ा हुआ ना, ये माइक लेके जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, ये लेके जाए नवाज शरीफ के पास,
ये माइक लेके जाएं आप जरदारी के पास, उनसे ये बात पूछें कि कश्मीरी मुसलमान ये कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए लेकिन कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। हमें जो 76 साल से चूरन दिया जा रहा है, जो हमें चूरन फक्की बेची जा रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीर के मुसलमान और लीडर है जो कह रहा है कश्मीर पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। तो कभी जाके आप जरदारी साहब से ये सवाल करें ना, जाके आप बड़े बड़े लोगों से ये सवाल करें, ये मुझसे सवाल ना करें ये वाला। बिल्कुल, और ये चीज मैं समझता हूँ कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्कस करनी चाहिए। वैसे तो हम मीडिया की बहुत सी न्यूज के ऊपर अपनी ओपिनियन रखते हैं, बड़ी चर्चा करते हैं, अच्छा, डिस्कशन कश्मीर करते में हैं। पटाखा भी फटता है ना, हाँ। तो पाकिस्तान के मीडिया पे हेडलाइन बन के वो चल रहा होता है। ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला की खबर पाकिस्तान के मीडिया पे क्यों नहीं चली? यानी ये वाली खबर के जी, कश्मीर पाकिस्तान नहीं जी, ये बनेगा। खबर क्यों नहीं चली ना, मुझे बताइए आप कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चलनी चाहिए थी कि कश्मीर बने, कश्मीर अब पाकिस्तान कभी भी नहीं बनेगा। ये कश्मीर के बहुत बड़े पॉलिटिशियन ये बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला मुसलमान ये बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, और इधर से ये समझ जाता है कि भाई क्या रियलिटी और क्या मामला था। और पटाखे की आपने बात की है, केरला में एक अफसोसनाक हादसा हुआ है कि तकरीबन 150 से 200 लोग जख्मी हुए हैं। एक इवेंट था वहां पे, वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, दिवाली का इवेंट था या कुछ इस तरीके से, और पटाखों से मतलब 150-200 लोग जख्मी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये तो दुख वाली बात है चोर साहब, ये तो तकलीफ है, इंसानी जान है या जख्मी हुए हैं, और 150-200 लोग के करीब वो हॉस्पिटल में पहुंच चुके हुए हैं। ये खबर मैंने भी देखी है। और केरला में एक मंदिर में कोई फेस्टिवल हो रहा था जहाँ पे कोई एक पटाखों का सिलसिला था, एक साइड पे कोई सिलसिला था, तो वो पटाखे कोई हुआ है उधर, वो सारे तबाह हो गया, सारे उधर बमबारी शुरू हो गई, मतलब पटाखे फट गए सारे। तो अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि दिवाली, उनकी दिवाली है, आने वाली है दिवाली, अब वो 150-200 फैमिली डिस्टर्ब हो गई, उनकी दिवाली डिस्टर्ब हो गई। तो मैं इसलिए कहता हूँ, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे शबरात हो, उसे बड़े तरीके से आप मनाएं, आप पटाखे चलाएं, आप अपने मजहबी त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं, लेकिन सेफ साइड बना के कि किसी इंसान की जान ना जाए, कोई डिस्टर्ब ना हो, ये आपको लाजमी करना चाहिए। ऐसा ही है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, बड़ा एहतियात करनी चाहिए। आबिद भाई आगे चलते हैं, ये तो हमने कश्मीर की बात की, मतलब नो डाउट, और ये चीज, लेकिन कुछ दिन पहले ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी रशिया में, जिसके ऊपर बाद में पाकिस्तान का मीडिया, ओवरऑल मीडिया कह रहा था कि ये ब्रिक्स ऐसे ही है। अब अमेरिका, यूरोप इन्हें बताएगा, ब्रिक्स के मेंबर को, रशिया को, इंडिया को बताएगा। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर ये चल रही थी, जो मैंने देखी है, कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है, इसके जो मेंबर हैं, अब उसके कुछ मेंबर ऐसे हैं कि जिसके खिलाफ अमेरिका पहले से ही है, जिसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी अमेरिका नहीं था। तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया अब मुश्किल में फंसेगा, इंडिया चाइना के साथ मिलकर डॉलर को बर्बाद करने जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप ये सारा हिंदुस्तान के अंगेंस्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान को बाइकआउट करेगा, और हिंदुस्तान अब मुश्किल में फंसेगा ये डॉलर के बाइकआउट करने के चक्कर में, ब्रिक्स की मीटिंग के चक्कर में। लेकिन चोई साहब, इधर मैं आपसे बड़ा सवाल और बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि ब्रिक्स की मीटिंग अभी खत्म हुई है, अभी हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आना है, उससे पहले जर्मन के चांसलर जो है अपने 50 लोगों की टीम लेके हिंदुस्तान पहुंच गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उधर इंतजार कर रहे हैं बैठ के कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब आएंगे, कब उनसे मीटिंग करेंगे। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी कामयाब मीटिंग। अब मुझे ये बताइए कि जर्मन कहाँ पे है? यूरोप में है ना जर्मन। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि यूरोप और अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुके हुए हैं, अब उनसे बाइकआउट कर देंगे। अब हिंदुस्तान को पता चलेगा कि इसने अमेरिका से टक्कर ली। अभी जर्मन के चांसलर चले गए, उसके फौरन अगले दिन स्पेन के वजीर आजम हिंदुस्तान आ जाते हैं, वो भी अपनी पूरी टीम लेके आते हैं हिंदुस्तान के बीच में। और आपको आइडिया है कि उधर क्या डीलें हुई हैं। अच्छा, मैं फिर पूछना चाहूंगा कि जिस मुल्क का मैं नाम ले रहा हूँ, ये यूरोप में नहीं है, ऐसे ही है। ये भी यूरोप में। पाकिस्तान का मीडिया कहता है कि यूरोप तो पूरा बाइकआउट कर रहा है हिंदुस्तान के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपसे इधर ये बात पूछना चाहूंगा, इधर मैं एक बल्कि बात ये करना चाहूंगा, जो बाकी में स्पेन के अगर प्रेसिडेंट की बात करें, आगे डील क्या हुई है गुजरात में? आप बात जरा सुनिएगा ना, गुजरात की ही बात बता रहा हूँ। सबसे पहले स्पेन के जो वजीर आजम उधर आए हैं अपने टीम के साथ, आपको पता है गुजरात में उन्हें क्या प्रोटोकॉल मिला है? एक रैली की शक्ल में वो निकले हैं बाहर, पूरा एक रोड शो हुआ है, उनके ऊपर फूल फेंके गए हैं। समझ लो कि इस तरह लग रहा था जैसे कोई जलसा होने वाला है। उन पे फूल फेंके गए, उन्हें प्रोटोकॉल मिले, उन्हें इज्जत मिली। ये वो है कि जो हिंदुस्तान के साथ बाइकआउट करने वाले थे, उन्हें इज्जत मिल रही है हिंदुस्तान के बीच में। फिर तो डील क्या हुई चोई साहब, अजीबो गरीब और इतनी बड़ी डील के जिसे हम सोच ही नहीं सकते। ये आसमान में जो बड़े बड़े प्लेन देखते हैं ना, देखे मैं अपने तरीके से बताता हूँ, अगर हम बात चोई साहब, वो फाइटर जेट नहीं है, वो कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, वो इतने बड़े बड़े जंगी प्लेन है कि आप सोच नहीं सकते। वो हिंदुस्तान में बनेंगे, हिंदुस्तान की जमीन पे वो बनेंगे,
और वो सारा एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप की कंट्रियों को, वो सारा एक्सपोर्ट होगा। यानी आज से, यानी कश्मीर को ही साथ लिंक करते हैं, आज से 2 साल नहीं 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम ये सुनते थे कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान की ये जो जंगें चल रही है ना, ये यूरोप करवाता है अपना वेपन बेचने के लिए, अमेरिका करवाता है अपना असला बेचने के लिए। लेकिन अब एक साइड पे ये हमें बताया जा रहा है कि अमेरिका जंग करवाता है अपना असला बेचने के लिए, कि इंडिया को असला बेचेगा, पाकिस्तान को बेचेगा। दूसरी साइड पे हमें अब ये खबर देखने को मिल रही है, सुनने को नहीं, कि स्पेन के प्रेसिडेंट, कभी जर्मनी के चांसलर वहां पे आते हैं और आगे बड़ी बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से डील करते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री। मैं सब पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा था कि यूरोप और अमेरिका हिंदुस्तान से बाइकाट कर देगा, ये कुछ चौथी बार मैंने बात कर दी है। और ये किस किस्म का बाइकाट है कि स्पेन भी हिंदुस्तान से डील कर रहा है, जर्मन भी आके हिंदुस्तान से डील कर रहा है, हिंदुस्तान के पास 50-50 लोग अपने लेके आ गए हैं। ये किस किस्म का बाइकाट है? हमारा मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा कि स्पेन के वजीर आजम आए हिंदुस्तान में, उन्होंने प्लेन के ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग की, एग्रीमेंट हो गए, साइन हो गए, जर्मन के चांसलर आए हिंदुस्तान में, ये क्यों नहीं बता रहा हमारा मीडिया? ये चीज और बड़ी बात, वो मैं इस चीज को देख के बड़ा हैरान भी हुआ, सरप्राइज भी हुआ कि भाई टाटा ग्रुप की तरफ से ये किया जा रहा है। और देखें उनके रतन टाटा या उनका जो ग्रुप है, मैं कहूँ उनके नहीं है तो पूरी दुनिया की इंसानियत का उन्होंने फायदा किया। तो इसलिए रतन टाटा इस लेवल पे जा पहुंचे हैं, उनकी इंडस्ट्री, हमारे इधर कोई टाटा ग्रुप इस लेवल पे जा पहुंचे हैं कि भाई वो मतलब स्पेन के साथ डील कर रहे हैं। टाटा ग्रुप के बारे में और हमारे इधर कोई एक बिजनेसमैन बताएं कि नहीं यार पाकिस्तान में भी तो ये है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ये फजूल बात है। देखें टाटा ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा कि टाटा ग्रुप जब भी था, जब हिंदुस्तान नहीं था, जब इसके ऊपर बरतानिया जो है ना, इसने कब्जा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर, जब बरतानिया ने कब्जा किया हुआ था, टाटा ग्रुप जब भी था। और टाटा ग्रुप की ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। टाटा ग्रुप की अगर आप सारी चीजें निकाल के देखें कि टाटा ग्रुप बहुत बहुत बड़े कंटेनर्स बनाता है, बहुत बड़ी कारें बनाता है, मोबाइल बनाता है, ब्रिज बनाता है, बिजली बनाता है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत बहुत बड़े लेवल की चीजें बनाता है। और हिंदुस्तान के लिए फख्र का नाम है टाटा। ठीक हो गया आबिद भाई, एक साइड पे हम ये खबर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इंडिया में प्लेन मैन्युफैक्चरिंग की, एयरक्राफ्ट जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री लग रही है, जो कि वो वहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे, असेंबल करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को। दूसरी साइड पे ये भी खबर आती है कि पाकिस्तान का PIA गिरवी, पाकिस्तान के एयरपोर्ट गिरवी, जिसे हाँ ये गिरवी उर्दू में कह रहे हैं, अगर आम अल्फाज में कहें तो ये है ना बेच दिए। क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जहाज बेच रहे हैं, वो जहाज बना के दुनिया को बेच रहे हैं। देखिए हम लोगों ने JF-17 बनाया चाइना के साथ मिलके, ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रॉपर चाइना ने ही बनाया, हमारा नाम उसमें यूज हुआ। जिस तरह पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया चाइना को लेके, सबको पता है, अब उसमें मजाक वाली बात तो नहीं है, सीरियस बात है ये कि पाकिस्तान चांद पे भी पहुंच जाता है चाइना को लेके। पाकिस्तान ने JF-17 भी बना लिए चाइना को लेके। लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा, PIA ये पाकिस्तान की शाहरग है। अब PIA हम लोगों ने गिरवी रखवा दिए, सेल कर दिए, एयरपोर्ट बड़े बड़े सेल कर दिए। अरे यार हमें तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के प्लेन लेके आते, हम चाइना को एक्सपोर्ट करते, हम एक्सपोर्ट करते पूरी दुनिया को प्लेन। हमें चाहिए था पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लेके आते, जिस तरह टाटा ग्रुप है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपने समझ लो कि तरक्की पे तरक्की दिलवाई टाटा ग्रुप ने, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या बनाया? अभी आपको आइडिया होगा कि दुबई ने कितनी मुश्किल शर्तें रख दी पाकिस्तान के लिए। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि उसने कहा कि अब दुबई आने के लिए, पहले तो होता था ना वीजा लगवाया, टिकट ली, हम दुबई चले गए। अब उन्होंने कहा कि इतने $1000 आपके पास होने चाहिए दुबई आने के लिए। फिर उन्होंने एक और शर्त रखी, बैंक स्टेटमेंट इतने $1000, हाँ जी, इतने $1000 आपके पास होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। अब कोई भी नहीं जा सकेगा, जैसे चले जाते थे ना। फिर उन्होंने कहा कि जिस होटल में रहना है उस होटल के भी पूरे कागजात, पूरी उसकी बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो भी हमें दीजिए। फिर आपकी रिटर्न टिकट जो है आने जाने की वो भी हमें दीजिए, कि हमारे मुल्क में आके आप भीख ना मांगने लग जाएं, आपके पास इतने पैसे होंगे आप सरवाइव कर सकें। तो आप पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, नो डाउट ये, और ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कि यूरोप में जाने के लिए पाकिस्तानी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू, ये सब कुछ है। तब दुबई के लिए भी हमें ये सब करना पड़े। लेकिन आप बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं दुबई को लेके जी, बुकिंग भी यहाँ पे ऐसे होनी है, इतने $1000 अकाउंट में, कहीं अपना कारोबार यहाँ से वाइंड अप करके दुबई तो नहीं शिफ्ट होने लगे? कारोबार का तो आपको भी पता है, कारोबार की तो बात छेड़नी चाहिए। नहीं, मैं चाहता हूँ, बल्कि मुझे याद है मेरे दिल को तकलीफ होती है जब आप मेरे कारोबार की बात छेड़ते हैं। देखें मैं अपने मीडिया पे बता रहा था कितनी रीजों से मैं इंतजार कर रहा था विंटर का। मैंने हजारों माल बनवाए अपनी फैक्ट्री के बीच में। इधर मेरे पास 40 वर्कर अब काम कर रहे हैं।
अब मुझे ये बताइए कि 40 लोगों के घरों की रोटी छिन चुकी हुई है कैसे? पिछले 15-20 दिन से। भाई इधर बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, किसी को कुछ नहीं। और ये सिर्फ मेरे 40 लोग नहीं है, हजारों लोग डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। आप मुझे कहते हैं कि हिंदुस्तान की बात करता है, ये सब मुझे कहते हैं हिंदुस्तान की बात करता है। लो साइड पे कर दिया हिंदुस्तान। अब मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से बात करता हूँ, मुझसे बात करो, करो मुझसे बात। मुझे ये बात बताओ कि आपने हजारों लोगों की रोटी छीन ली, लोग बेचारे सड़कों पे आए हुए हैं, लोग परेशान है, रात को उनके घर में रोटी नहीं है। उन लोगों को जो बेचारे रोजी रिजक कमा रहे थे गरीब मुल्क के बीच में, आपने उनके हलक में हाथ देकर उनका रोजी रिजक छीन लिया। अब मुझे ये बताएं चौधरी साहब, उनमें से कोई एक भी अपनी भूख को लेके कोई गलत काम कर दे, कोई गलत एक्टिविटी में, गलत वो किसी जुराइम में, किसी भी ऐसी चीज में मुलव्वस हो जाए तो उसे चोर डाकू गुंडा बनाने वाला कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। क्योंकि आप लोग डील नहीं करते, आप लोग बात नहीं करते, आप लोग गरीबों की रोजी रिजक छीनने वाले लोग हैं, रोजी रिजक देने वाले लोग नहीं हैं। भाई चाणक्य की जज्बाती मतलब कारोबार की बात की, आबद भाई जो उनसे एक फॉर्म ही दूसरा ले आया, हुआ क्या है ये तो देखने वालों को बताएं। अपनी जिंदगी का जितना भी सरमाया है ना वो दाव के ऊपर लगाया हुआ है। विंटर होता है, 2-3 महीने के लिए सर्दी आती है, और इन्वेस्टमेंट अगर वो सर्दी तक हम अपना माल नहीं बेचेंगे तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट तरी की तरी रह गई। क्योंकि उन्होंने अब वो हो क्या रहा है, ऑपरेशन हो रहा है यार, और क्या हो रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ऑपरेशन। अब देखने वाले शायद समझ जाएंगे जो बिजनेस करते होंगे कि भाई मार्केट में ऑपरेशन होता है, जितने भी स्टॉल्स होते हैं, जितनी भी शॉप के आगे जितना भी एरिया होता है उस सबको खाली करवा दिया जाता है, बिजनेस में रुकावट आ जाती है, जो कि आबिद भाई की मार्केट में इस टाइम ऑपरेशन हो रहा है। थोड़ा सा मतलब ये अगर कैमरामैन दिखाइए, सामने खाली जगह होगी, वराना सा होगा, ऑपरेशन होता है। जो सड़कों पे रेडियां लगा के खड़े होते हैं, जो फल बेच रहे होते हैं, सड़कों के ऊपर जो ठेले लगा के खड़े होते हैं ना, ऑपरेशन उनके लिए होता है। मार्केटों में ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि मार्केट वालों को एक हदूद दी हुई है कि आपने अपनी दुकान के बाहर 10 फुट तक अपना आप स्टॉल लगा सकते हैं। ये हमें इजाजत है इस चीज की कि 10 फुट तक जो है ना हम लगा सकते हैं। तो इधर हमारा ऑपरेशन क्यों हो रहा है वो सबको पता है। भाई ऑपरेशन होता है 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। आज 20 दिन हो गए हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा टाइम अपनी फैक्ट्री में गुजारता हूँ। उसकी रीजन ये तो नहीं है कि आप जितना ओपनली बोलते हैं, जितना क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपको 20 दिन हो गए इस ऑपरेशन को। हाँ। जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ना, तकरीबन पूरे लाहौर में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और उन्होंने मार्केटों को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ करीम ब्लॉक की मार्केट को डिस्टर्ब किया गया। चले जहाँ पे डिस्टर्बिंग हुई 3-4 दिन बाद उनका सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। भाई हमारा 20 दिन से शुरू क्यों नहीं हो रहा? कभी इस चीज को सोचें। लोग आके मुझे कहते हैं कि आबिद अली तेरी वजह से हमारा भी रिजल्ट छिन गया, तेरी वजह से हमारा भी ये हो गया, तू बड़ा ओपन होके बातें। अरे भाई मेरा क्या कसूर है? मैं ओपन होके बातें, कोई एक बात मेरी गलत बता दो, किसी जगह पे मैंने झूठ बोला हो, किसी जगह पे मैंने गलत बात की हो, किसी जगह पे मैंने अपने पाकिस्तान को डिग्रेड किया हो। और भाई मैं तो अपने पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की बातें करता हूँ, मैं पाकिस्तान में प्लेन बनाने की बातें करता हूँ, मैं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लाने की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान में अच्छी एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं बिजली सस्ती की बात करता हूँ, मैं लोगों को रोजी रोटी की बात करता हूँ पाकिस्तान में। क्या ये मैंने गलत बात कर दी? क्या मैंने हिंदुस्तान की तारीफ कर दी? गलत बस ये हो जाता है ना कि आप जहाँ पे यानी कि हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट से अगर देखा जाए, वैसे तो मैं खुद ये काम करता हूँ, बल्कि आबिद भाई से ज्यादा ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, लेकिन एलिगेशन उधर आ जाता है जी आप करो, लेकिन आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो? भाई इंडिया की तारीफ नहीं, सच बोल रहे हैं कि वो कहाँ पे चले गए। हिंदुस्तान की तारीफ मैं क्यों करूँ? अफगानिस्तान को अच्छा काम कर रहा होगा, मैं अफगानिस्तान की भी तारीफ करूंगा, मैं चाइना की भी करूंगा, मैं श्रीलंका की भी करूंगा, मैं अमेरिका की भी करूंगा। अगर अमेरिका खाना खराब कोई अच्छा काम करे तो मैं इसकी भी तारीफ करूं। तो अगर हिंदुस्तान, अभी मैंने सुना कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर गया है, तो मैं बोलूंगा, मैं इस पे बात ना करूं कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी में ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा तेजी में तरक्की पूरी दुनिया के बीच में जी, जबकि हमारे साथ आजादी का सफर स्टार्ट किया और वो इस टाइम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और 1 साल के बीच में रिपोर्ट आई है ये कि जितनी स्पीड में हिंदुस्तान ने ग्रो किया ना, इतनी स्पीड में पूरी दुनिया में किसी ने ग्रो नहीं किया। तो मैं कैसे कह दूं कि हिंदुस्तान ग्रो नहीं कर रहा? मैं कैसे कह दूं हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा? मैं इधर बाइक खरीदता हूँ 2 लाख रुपए की, हिंदुस्तान में मिलती है 50,000 रुपए की, 30,000 रुपए की। मैं इधर गाड़ी खरीदता हूँ आल्टो 30-35 लाख रुपए की, हिंदुस्तान में 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है। तो मैं क्यों ना कहूँ कि यार तो चीज सस्ती है, इधर महंगी है। उसमें भी तारीफ करने का मकसद ये नहीं है कि जी हम मैं इंडिया जा रहा हूँ जी, इंडिया में बड़ा कुछ सस्ता है, बड़ी सहूलत है, मैं उधर जा रहा हूँ। नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में जीना है, पाकिस्तान में मरना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। लेकिन बताने का मकसद आबिद भाई शायद आपका भी यही होता है कि यार सीखो, वो अगर कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो लोग अपने कंट्री के लिए सिंसियर हैं, हम लोग क्यों नहीं? हमारे वजीर आजम या हमारी जो kabina है, उन्हें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अपनी बुनियाद तरक्की की किस तरह रखी। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आज फिर करूंगा,
उन्होंने अपने आम लोगों को तालीम की तरफ लेके Education दी। गए, एजुकेशन की तरफ लेके गए। और उनकी पॉलिसी क्या है कि जो बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा उसके टीचर उसके घर आ जाते हैं उसे लेने के लिए। हमें इतना सीरियस और सिंसियर होना पड़ेगा अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा ना। जब हमारे बच्चे जाहिल पड़े होंगे घरों के बीच में, बच्चे जा नहीं रहे, और इधर भाई 10 साल का 12 साल का बच्चा काम कर रहा है यार, कोई शूज पॉलिश कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई दुकानों पे हेल्परिंग कर रहा है, तो वो बच्चों का काम था उन बच्चों को पढ़ाना, उसे पाकिस्तान का सरमाया बनाना। या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग पढ़े ही ना, ये जाहिल के जाहिल रहे, इन्हें जिस तरह मर्जी दबा के रखे हम और लोग, जैसा मर्जी चूरन बेच देंगे जी हाँ। जी, इंडिया ने जो जुल्म कर चूरन दिया, बेचेंगे वो अमेरिका ने चूरन जुल्म बिकेगा, कर जो दिया। चूरन बेचेंगे ना वो चूरन देखें। एक बंदे के पास एजुकेशन ही नहीं है, वो इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसे आप दुनिया में किसी के भी खिलाफ कर दें, हमारी गवर्नमेंट उससे कोई भी झूठ बोल दे, वो यकीन करेगा। इधर किसी को ये जितने भाई खड़े जी हैं हाँ, इनमें वो से किसी यकीन को क्यों कह दें। क्यों करेगा यकीन, क्योंकि उसे जो बता दिया गया, जो मीडिया ने बता दिया, जो हमारी गवर्नमेंट ने बता दिया, उसने मान लिया। ठीक है। मैं अपनी गवर्नमेंट से ये बात करूंगा कि अपने लोगों के साथ सच बोलें, अपने लोगों को सच बताएं कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम कितना पीछे रह चुके हुए हैं। ठीक है। और एक भाई आबिद भाई आपसे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा, या फिर चलो देखने वाले कमेंट बॉक्स में बता दें। मुझे बड़ी हैरत हुई, आबिद भाई ने ये बोला है कि इंडिया में अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता टीचर लेने आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा इतना। अच्छा चोर साहब, मैं नहीं बताइएगा ओए मुझे। ओए चोर साहब, आबिद भाई को ना आप इजी ले लेते हो, अच्छा। या आप ये सोचते हो कि आबिद भाई हवाओं आपने- में छोड़ता है। हाँ। देखें, मेरा स्टाइल है, मैं देसी तरीके में जरूर बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं और मैंने एवं ही बात कर दी, ऐसे नहीं होता। मेरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा दोस्त हैं, वो मुझे ये बात बताते हैं, वो कहते हैं यार हमारे बच्चे अगर स्कूल नहीं ना गए तो स्कूल से टीचर लेने आ जाते हैं, और ये झूठ नहीं है। ये नीचे कमेंट में आप लिख के बताइए, अभी आपको भी पता चल जाएगा चोर साहब कि मैं सच बोल रहा हूँ या मैंने हवा में बात कर दी। ठीक हो गया जी, बड़ा अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। कश्मीर के ऊपर भी बात की, खास तौर पे जिस तरीके से आबिद भाई एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, मुझे उस सरप्राइज का आइडिया है। लेकिन आप लोग नेक्स्ट आबिद भाई की जो वीडियो आएगी जरूर देखिएगा। अगर आपको वो सरप्राइज पसंद आया तो उसे ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। मैं तो कहता हूँ आबिद भाई बताएं ना यार, मैं तो कहता हूँ बताएं। देखें, आपको दिवाली का इंतजार क्यों नहीं हो रहा? इस सरप्राइज को सिर्फ 2 दिन तो रह चुके हुए हैं, हाँ। और सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दें तो अच्छा है। अगर पहले बता दें तो सरप्राइज का तो फिर आपने जिक्र नहीं था, मैंने तो नहीं जिक्र किया, आपने क्या जी मैं सरप्राइज देने जा रहा हूँ, यानी यही वही बात है कि मैं आपको कोई चीज खिलाऊं, मैं को खिलाओ, नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं। आपने बड़ा अच्छा सरप्राइज होगा और मेरी ऑडियंस खुश हो जाएगी उस सरप्राइज को देख के, उनके दिल खुश हो जाएंगे। इस किस्म का सरप्राइज देख के हम लोग इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं, हम इंसानों के साथ चलने वाले लोग हैं, हमने झूठ का साथ तो कभी नहीं देना। और हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती है दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो जंगें हो रही हैं, जो आम आदमी की जान जा रही, सिविलियन मर रहे हैं, इनके ऊपर कोई अच्छी बात करना कि पैचअप हो जाए, किसी तरीके से पीस हो जाए पूरी दुनिया के बीच में। हम तो ये वाली बातें करते हैं। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, जफ्फी की बात करते हैं कि ये दोनों एक हो जाए, भाई हैं, बिछड़े हुए हैं, तो ये दोनों भाई बिछड़े हुए आपस में फिर मिल जाएं, तो हम तो ये चाहते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ये समझता हूँ शायद मेरी बात से बहुत से देखने वाले इंडिया से जो देखने डिसएग्री करेंगे, नहीं जी मुझे रिलेशन नहीं बेहतर चाहिए, मैंने कोई ट्रेड नहीं करनी। लेकिन मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है कि अगर आज पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज बेहतर कर ले, अगर आज पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, अगर पाकिस्तान में हकीकी डेमोक्रेसी आ जाए, और जो भी इंडिया को गिला है, शिकवा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे टेररिस्ट उसामा बिन लादेन या जितने भी हैं, ये चीजें सब अगर हम इनको बेहतर करें, कवर करें, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि भाई इंडिया भी जरूर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा और करना चाहेगा, क्योंकि उससे नो डाउट इंडिया डेवलपमेंट में बहुत आगे चला गया, इकोनॉमी में बहुत आगे चला गया, यूरोप के साथ ट्रेड, रशिया के साथ ट्रेड, ब्रिक्स, ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी इंडिया वो कंट्री है जो तो मालदीव के साथ, जो श्रीलंका के साथ अपनी ट्रेड नहीं खत्म करता, जो छोटे छोटे कंट्री है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों खत्म करेगा? उन्हें पता है कि पाकिस्तान से भी एक रूट मिल सकता है जिससे उन्हें बड़ा फायदा होगा। इवन सेंट्रल एशिया तक जा पहुंचेंगे। इवन ईरान के साथ डायरेक्ट अगर पाइपलाइन का मुआहदा हो जाता है जी, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया को फायदा हो जाएगा। ये सब चीजें इंडिया की गवर्नमेंट समझती है, लेकिन वो इसलिए नहीं करती। वो कहते हैं हमारे लिए सिक्योरिटी बेहतर है, अपने लोग बेहतर हैं, और यही सोच अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बना ले तो गारंटी से कहता हूँ कि रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आबिद भाई कोई भी आप अपनी बात लास्ट में। मैं बिल्कुल लास्ट वाली बात करना चाहूंगा क्योंकि अचानक मेरे जेहन में आई है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे वजीर आजम और हमारे वजीर ये बात करें हिंदुस्तान के साथ पैचअप की, ये बात करें हिंदुस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट करने की। आपको याद होगा चोइस साहब, आज से 2-3 साल पहले जब हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड की बात करते थे तो हमें गद्दार कह दिया जाता था। ये गवर्नमेंट के लोग हमें गद्दार कह देते थे। हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात करते थे, पैचअप की बात करते थे, तो हमें जो है ना गद्दार कहते थे।
आज वही वजीर आजम, वही मिनिस्टर हमारी असम्बली में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करने लेकिन हैं। उसमें भी, लेकिन वो नवाज शरीफ खास तौर पे जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे डॉक्टर जयशंकर, तब भी उन्होंने नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया था, नवाज शरीफ साहब ने, कि क्या खूब होता अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आते। ये नो डाउट कुछ पार्टीज, कुछ लोग, पॉलिटिशियन हैं जो चाहते हैं ट्रेड की जाए, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि हमें कोई नेबर या खास तौर पर इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करनी। तो इसका मतलब है अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ये समझ नहीं आ रही कि भाई ट्रेड में फायदा किसका है और नुकसान किसका है। खैर, अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। आपको इनकी बातें कैसी लगी, इनके ओपिनियन कैसे लगे, मेरे सवालात कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।